हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की टेस्ट सीरीज नंबर 8 के बारे में, जिसमें कि एज ऑलवेज 10 एमसीक्यूज होंगे जो कि जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स, मतलब कि अगस्त 2020 से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 कंट्रीज के नाम टर्की, जापान, इटली और इंडोनेशिया के नाम दिए गए। यहाँ पे पूछा गया है इन चारों में से कौन सी कंट्रीज जो कि G7 और G20 दोनों के अंदर आती हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें जैसे G20 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, G8 में और G7 में, इन सब का पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे G7 जो है इसमें बेसिकली ये 7 कंट्रीज आती हैं। जर्मनी है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, यूएसए, इटली एंड जापान। और G8 में एक रसिया भी ऐड हो जाता है, और जो G20 है उसमें बाकी ये सब भी इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि टर्की है और इंडोनेशिया है। बट ये जो G7 की कंट्रीज हैं ये सारी G20 की मेंबर्स भी हैं। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे बेसिकली जैसे टर्की वगैरह है, ठीक है, ये G20 की मेंबर है, G7 का मेंबर नहीं है। और उसके अलावा इंडोनेशिया जो है ये भी G20 की मेंबर है, ना कि G7 की। और इटली और जापान जो है ये दोनों G7 और G20 दोनों के मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारा हो जाएगा बी, 2 एंड 3 आर करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन को हम एकदम लेमन टर्म ऐसे समझ सकते हैं, जब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है और गुड्स और सर्विसेज की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम होती है, मतलब डिमांड जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो इन्फ्लेशन है वो क्रिएट होता है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से पूछा गया कौन सा या कौन कौन से स्टेटमेंट इन्फ्लेशन को लीड करते हैं। अब पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये दिया गया, कोई भी इकोनॉमी जो है वहाँ की जो टोटल प्रोडक्टिव कैपेसिटी है अगर उसमें रिडक्शन होता है, हालांकि वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, और फिर भी वहाँ की जो टोटल प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसमें रिडक्शन कर दिया जाता है, तो होता क्या है कि जैसे मान लो यहाँ की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसमें रिडक्शन किया जा रहा है, तो उसमें रिडक्शन करने का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनका प्रोडक्शन भी कम होगा। तो जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई नहीं हो पाएगी। जब डिमांड काफ़ी ज़्यादा और सप्लाई कम है तो ऐसी सिचुएशन में इन्फ्लेशन होता है। तो फर्स्ट की वजह से तो इन्फ्लेशन होगा ही। अब सेकंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओवर सप्लाई की जाती है, अगर किसी इकोनॉमी में गुड्स वगैरह की ओवर सप्लाई की जाती है तो ओवर सप्लाई करने से इन्फ्लेशन जो है उसको कम किया जाता है, ना कि इन्फ्लेशन उसकी वजह से बढ़ता है। तो मतलब ये पहला तो इसका लीड करेगा ही इन्फ्लेशन को, सेकंड वाला जो है उसका सॉल्यूशन की तरह हम उसको मान सकते हैं। तो ये सेकंड जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। ये इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए ओवर सप्लाई नॉर्मली की जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, फर्स्ट ओनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली एनईपी, मतलब कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 में अभी रिसेंटली अगस्त मंथ में बात की गई थी, जिसके बारे में जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। तो इसके बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अब तक 3 बार ला चुके हैं इसको। फर्स्ट टाइम ये आई थी 1968 में, 1968 में, फिर उसके बाद में 1986 में, 1986 में, और उसके बाद में 1992 में जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसको ही रिवाइज किया गया था, नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को नहीं लाया गया था। तो मतलब 2020 से पहले 2 बार आई थी, 1968 में और 1986 में, और अभी अगस्त मंथ में थर्ड आई है 2020 की, ठीक है। अब यहाँ पे जो एजुकेशन जो होता है ये बेसिकली एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, मतलब कि इस पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दोनों लॉज बना सकती हैं। और अभी जो नई एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में ड्राफ्ट की गई थी, इसको एक कमेटी के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, जिसके हेड बेसिकली जो फॉर्मर इसरो के चीफ हैं कस्तूरी रंगन वो थे। ओके, अब यहाँ पे हम इसके स्टेटमेंट्स को देखें तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इंडिया में जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है और उस पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकती हैं। पहला स्टेटमेंट भी सही है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको ड्राफ्ट किया गया फॉर्मर इसरो के चीफ कस्तूरी रंगन के द्वारा, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की वो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी है इंडिपेंडेंस के बाद से। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये थर्ड है, पहली 1968 की, दूसरी 1986
6 की। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग, सो करेक्ट आंसर विल बी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली नसम्स एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, जिसको कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। नसम जो है इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ठीक है, ये अभी रिसेंटली जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है वहाँ से इसकी जो पोटेंशियल सेल है वो अराउंड 1.867 मिलियन डॉलर का इसको इंडिया के लिए सोल्ड किया गया है यूएसए के द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे इंडिया के जो बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट है उनके बारे में पूछा गया है। इंडिया में टोटल 4 बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट रीजन है, जैसे कि पहला हिमालयास हो गया, दूसरा वेस्टर्न घाट है, तीसरा इंडो बर्मा का रीजन है और चौथा है सुंदालैंड। ठीक है, जिसमें कि कई सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका आंसर देखें तो वेस्टर्न घाट तो है ही, हिमालयास भी है और सुंडालैंड भी है, बट ये इंडो भूटान का जो रीजन है ये इंडिया की जो बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट है उसमें नहीं आता है, बल्कि इंडो बर्मा का रीजन आता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग है। यहाँ पे इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट को लेके या फिर कैसे उसका सिलेक्शन किया जाता है, कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है। बस एक आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 164, इस आर्टिकल में बस ये बोला जाता है कि जो चीफ मिनिस्टर है उसको गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है वो किसी भी हाउस का हो सकता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो लोअर हाउस या अपर हाउस होते हैं, अपर हाउस मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल और लोअर हाउस मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों में से किसी भी हाउस का हो सकता है। यूजुअली जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको लोअर हाउस यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली से ही सेलेक्ट किया जाता है, बट वो कभी कभी अपर हाउस का भी मेंबर हो सकता है। अब यहाँ पे इसके स्टेटमेंट में आए तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्पेसिफिक प्रोसीजर दिया गया है कि जो चीफ मिनिस्टर उसको कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे उसका अपॉइंटमेंट होना है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर के बारे में बात नहीं की जाती है। सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो चीफ मिनिस्टर है शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम लोअर हाउस, मतलब कि वो हमेशा लोअर हाउस का ही मेंबर होना चाहिए। लोअर हाउस मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये भी गलत है। यूजुअली चूज किया जाता है बट वो लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर अपर हाउस का मेंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत है, सो करेक्ट आंसर विल बी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स के बारे में, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि जो धारवाड़ सिस्टम की जो रॉक्स हैं वो ओल्डेस्ट सिस्टम है इंडिया का, और ये जो है बेसिकली मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स को कंटेन करती हैं और यहाँ पे गोल्ड माइंस का पाई जाती है, मतलब गोल्ड माइंस को इनके द्वारा होस्ट काफ़ी किया जाता है। तो धारवाड़ सिस्टम की जो रॉक्स हैं वो बेसिकली आर्कियन सिस्टम की जो रॉक्स हैं उनसे बाद के पीरियड की हैं, मतलब कि 2500 मिलियन ईयर्स से 1800 मिलियन ईयर्स के पहले के बीच के पीरियड की ये बात यहाँ पे की जाती है नॉर्मल। तो धारवाड़ रॉक सिस्टम जो है इनको काफ़ी स्पेशल इस वजह से माना जाता है कि जो फर्स्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स इंडिया में पाई गई थी वो धारवाड़ रॉक सिस्टम में पाई गई थी और यहाँ पे कई सारे गोल्ड माइंस जो है उनको होस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसके स्टेटमेंट को देखें तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली गलत हो जाएगा। जो ओल्डेस्ट सिस्टम है वो आर्कियन सिस्टम है, ना कि धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स। और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है क्योंकि जो मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स में पाई जाती हैं और इस वजह से ही जो धारवाड़ रॉक सिस्टम है उसको एक स्पेशल भी माना जाता है कि जो फर्स्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स इंडिया में पाई गई थी वो धारवाड़ रॉक सिस्टम में पाई गई थी। और थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो पहला गलत है, सेकंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जिसमें बेसिकली ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव के बारे में पूछा गया कि जो अगस्त 2020 में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो ये जो इनिशिएटिव कहाँ की डिग्रेडेड लैंड को रीस्टोर करने के लिए चलाया गया। तो ये जो इनिशिएटिव था ये बेसिकली जो डेजर्टिफिकेशन होता है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2007 में जो अफ्रीकन यूनियन थी उसके द्वारा जो अफ्रीका की कंट्रीज है उन सब के लिए इस इनिशिएटिव को चलाया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली चंपारण सत्याग्रह के बारे में, यहाँ पर उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं। जैसे कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में जो स्टार्ट हुआ था, वो फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट था जिसको गांधी के द्वारा इंडिया में इंस्पायर किया गया था। सेकेंड यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो चंपारण के इंडिगो प्लांटर्स जो थे उनकी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए राजेंद्र प्रसाद के द्वारा गांधी जी को रिक्वेस्ट की गई थी। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे ये है कि गांधी जी के द्वारा जो चंपारण की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो मेथड यूज़ किया गया था, उसमें बेसिकली वॉलेंटियर्स के द्वारा सर्वे की गई थी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो गांधी जी जो है उनको रिक्वेस्ट की गई थी राजकुमार शुक्ला के द्वारा, जो कि खुद एक इंडिगो कल्टीवेटर थे जो चंपारण से थे, और तभी जाके उनके द्वारा इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। और इस गांधी जी के इस मेथड में बेसिकली उनके द्वारा जैसे जो वॉलेंटियर्स थे उनके द्वारा सर्वे कराई गई थी, इस तरीके से इस मेथड को आगे बढ़ाया गया था। जैसे कि जो भी रेस्पोंडेंट जो थे जिनको की स्टेटमेंट देने थे उनके द्वारा बेसिकली जो भी पेपर्स वगैरह थे उन सब पे साइन करने थे और जो थंब इम्प्रेशन देना था, और जो बेसिकली पार्टिसिपेट करने के लिए विलिंग नहीं कर रहे थे तो उन सब के जो क्या क्या रीजंस थे उन सबको रिकॉर्ड किया गया था उन वॉलेंटियर्स के द्वारा, और तब जाके ये सर्वे प्रिपेयर हुई थी। अब इसमें जैसे वॉलेंटियर्स की बात करें तो मेनली जो लॉयर्स वगैरह थे जैसे कि बाबू राजेंद्र प्रसाद या फिर धनिंदर प्रसाद, गोरख प्रसाद, इस टाइप के जो लॉयर्स थे वो सब इस वॉलेंटियरली उनके द्वारा यहाँ पे ये सर्वे कराई गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट एंड सेकेंड इज रॉन्ग। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस सेगमेंट का, जिसमें बेसिकली भक्ति सेंट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बेसिकली ये बोलता है कि जो संत कबीर थे वो उनके दोहाज वगैरह जिनको कि कपलेट के नाम से जाना जाता है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे बेसिकली ये है कि सूरदास जो जिनके द्वारा रामचरितमानस को लिखा गया है वो मोस्ट रिवर्ब्ड हिंदू टेक्स्ट है, ठीक है। तो सूरदास के द्वारा नहीं लिखा गया है, रामचरितमानस जो है वो बेसिकली तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा और फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ए, फर्स्ट ओनली। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की टेस्ट सीरीज नंबर 8 के रिगार्डिंग। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.